हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग इस नाइट्रीन के सेशन में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अमाइंस की। और आज हम लोग इसके लास्ट सेशन की बात करेंगे, अमाइंस। आज हम लोग अमाइंस भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ बेटे। अमाइन में दो रिएक्शंस की हमें और ज़रूरत होती है। दो रिएक्शंस की मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ अभी से आप ध्यान रखें। एक तो आपका होता है हॉफमैन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसको हेम बोलते हैं। और दूसरा आपका है कोप रिएक्शन। क्या है? कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन, ये जो टॉपिक हैं ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एक्चुअली में सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं, बट ये पूरा एक पर्टिकुलर सेशन है ना, ऑलरेडी कवर्ड है ये। तो मैं आपसे बोलूँगा बेटा कि आप क्या करो, आप प्लेलिस्ट में जाके, किसकी प्लेलिस्ट में जाओगे? एलिमिनेशन रिएक्शन की प्लेलिस्ट में, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी प्लेलिस्ट में जाके, एलिमिनेशन रिएक्शन में जाकर आपको ये दोनों पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, है ना, ये मैंने डाल रखा है, वहाँ पे लिख रखा है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। दूसरा कोप रिएक्शन है ना। इसको आप जरूर कंप्लीट कर लेना। इतना कंप्लीट करने के बाद, और आज का सेशन जो मैं कराऊंगा उसको कंप्लीट करने के बाद, आपका एमाइन चैप्टर पूरा बहुत डिटेल में अच्छे से हो जाएगा और सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली होंगी। ठीक है। इसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चंस वगैरह जहाँ से भी जैसे भी चाहो वैसे ट्राई कर सकते हो। बट मैं फिर से बोलूँगा बेटा कि दोनों चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेना। ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में, पूरा डेप्थ में इसको बहुत अच्छे से करा रखा है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो दोबारा इसका लेक्चर बनाने का कोई मीनिंग बनता नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको दोबारा फिर से वही चीज़ रिकॉर्ड करके सुनाऊँ और बताऊँ, है ना। तो बेटा कोई मतलब नहीं बनता। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं कोप रिएक्शन या फिर हेम हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन या कोप रिएक्शन, ये दोनों के दोनों मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं। तो आपको जस्ट जाना है और वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको ये दोनों चीज़ें कवर कर लेनी है, सीख लेना है। ठीक है। उसके बाद फिर और आज का सेशन कर लेना है। दिन इसके बाद फिर आप एमाइंस के सारे लेक्चर्स के कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो और बहुत अच्छे से आप फिर गारंटी है बेटा कि आप सारे क्वेश्चंस किसी बुक के आप कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस सेशन के जेडीजी सेक्शन की बेटे। तो जेडीजी सेक्शन में देखो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइंस की बात करने जा रहे हैं बेटा। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइंस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बालामाइन टेस्ट। देन विल डिस्कस हाउ टू डिस्ट्रॉय आइसोसाइनाइड, बिकॉज आइसोसाइनाइड जो होता है बेटा ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सो इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सो हाउ टू डिस्ट्रॉय आइसोसाइनाइड, देन डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, then distinguish of primary, secondary and tertiary amine. How to distinguish primary, secondary and tertiary amines, what will be the test for this, and I will discuss in detail, है ना. Then Lieberman nitroso test of amine, then Hinchberg reaction, है ना, and then I will discuss Hoffman mustard oil test of amine, and then after that Hoffman method or Hoffman test, है ना, for amine we'll discuss. Then finally we'll discuss usage of amine. एंड इस तरह से हम इस चैप्टर को बहुत हैप्पी एंड करेंगे, है ना। इसके बाद फिर जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो आपको बहुत जल्दी उसका अपडेट मिल जाएगा। ओके बेटा, तो अमाइन चैप्टर और नाइट्रीन के साथ ही साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटे। ओके, कर लिया मतलब कर लेंगे इस सेशन के बाद। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइन की। बहुत अच्छे से आपको समझना है। और बेटा क्या करना है, आपको पेन कॉपी ले लो और आराम से बैठ जाओ कूल माइंड से, और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे नोट्स बनाओ और लेक्चर को एंजॉय करो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइन की। अब इसमें कौन कौन से हम लोग केमिकल टेस्ट करते हैं? तो बेटा एक तो आपका होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? एक नॉर्मल टेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, जो अमाइन होता है उसको HCl में डालते हैं, है ना। तो जब अमाइन को आप HCl में डालोगे बेटे, जैसे कि आपके प्राइमरी अमाइन, उसको आपने HCl में डाला, डाइल्यूट HCl में, तो एसिड में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो आप इसको डालोगे तो यहाँ पर देखो ये इसने एक सॉल्ट बना लिया, सो दिस इज सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर वो डिजॉल्व हो जाता है देन वी कैन से कि भाई वो क्या हो सकता है, अमाइन हो सकता है। कार्बालामाइन टेस्ट, कार्बालामाइन टेस्ट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है बेटे। क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड, है ना, जिसका जो ऑफेंसिव स्मेल होता है, फॉल स्मेल होता है ना, बहुत
अजीब सा स्मेल होता है इसका, है ना, आप तुरंत पहचान जाओगे इसको, राइट। तो इसका कैसा होता है बेटा, फॉल स्मेल होता है और ऑफेंसिव स्मेल होता है किसका, आइसोसाइनाइड का, है ना। सो फॉल स्मेल और ऑफेंसिव स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज वेरी पॉइजनस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। सो आफ्टर केमिकल टेस्ट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो हमें इसको फिर क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। हमारे लिए क्या होता है बेटा, ये बहुत डेंजरस होता है। सो दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एडिंग कॉन्क HCl, इसमें कॉन्क HCl डालते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय होगा इसका हम डिटेल मैकेनिज्म सब कुछ बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, है ना। एंड इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश अमाइन, ये अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है ना। इट इज टेस्ट फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एज वेल एज 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये 1 डिग्री के लिए ही टेस्ट होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो यहाँ से बहुत आसानी से बता सकते हो। देन विल गो फॉर नाइट्रस एसिड टेस्ट, है ना। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट की हम बात करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। ये एजोडाई टेस्ट कब कहलाता है, अगर हम इस टेस्ट को एरोमेटिक अमाइंस के लिए कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एजोडाई टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एजोडाई बनता है, डाई एजो, ये सब देखेंगे हम लोग। देन विल डिस्कस हिंजबर्ग टेस्ट, है ना, यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग हिंजबर्ग टेस्ट की बात करते हैं। देन लिटमस टेस्ट की बात करते हैं। जैसे कि पता है कि बेटा अमाइंस या फिर जो एनिलीन वगैरह होते हैं सब बेसिक नेचर शो करते हैं, तो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये टेस्ट हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे टेस्ट किसके लिए हैं बेटे, अमाइंस के लिए हैं। और इसके लिए मैंने ये टेस्ट कौन कौन से हैं टेस्ट, इनको याद रखने के लिए मैंने एक वीकेएसटी भी बनाया है, आप यहाँ से देख सकते हो। सो केमिकल टेस्ट फॉर अमाइंस, है ना। इसका वीकेएसटी क्या है, देखो, सालू कार में नहीं लेटो, सालू कार में नहीं लेटो। तो सालू मीन्स क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो गया। कार मीन्स क्या हो गया, कार्बल अमाइन टेस्ट हो गया बेटे। नहीं में एन जो है आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट हो गया। अगर आप एरोमेटिक अमाइन के लिए करो दैट इज एजोडाई टेस्ट होगा, है ना। HI नहीं में HI जो है हिंजबर्ग टेस्ट हो गया आपका। लेटो में L जो है आपका लिटमस टेस्ट हो गया। तो आप इस तरह से यूजिंग दिस वीकेएसटी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि अमाइंस के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। सो अमाइन के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं बेटे, सालू कार में नहीं लेटो, बस। तो सालू कार में नहीं लेटो, इस टेस्ट केमिकल टेस्ट फॉर अमाइन एंड दिस इज वीकेएसटी। आप यहाँ से एक एक टेस्ट हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इस सेशन को कंप्लीट करेंगे बेटे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेटे दैट विल बी, आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है ना, इसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इसको HCl में डालोगे तो जो अमाइन होगा उसमें सॉल्युबल होता है ना। प्राइमरी अमाइन जो है उसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्ट बना लेता है बस की बाकी के। और लिटमस टेस्ट भी मैंने बता दिया आपको, है ना। तो बेसिकली हमें फोकस कहाँ पे करना, कार्बोलामाइन टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट एंड हिंजबर्ग टेस्ट। ये सारे टेस्ट को हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे इसकी कार्बाइल अमाइन टेस्ट की। देखिए क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं बेटे, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, पूरे डिटेल मैकेनिज्म भी सीख चुके हैं। चलो अब आगे देख भी लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो चूंकि टेस्ट की बात हो रही है तो टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है बेटे, कैसे कैसे क्या क्या डिस्टिंग्विश होगा वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है बेटा, क्लोरोफॉर्म और KOH लेते हैं। अब याद करो बेटा, क्लोरोफॉर्म और KOH से आपको याद होगा तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता था, याद है ना, डाइक्लोरोकार्बिन बनता था जो कि सिंगलेट कार्बिन होता। तो कार्बिन में हम लोगों ने इसकी डिटेल मैकेनिज्म देखी थी। तो अगर आप 1 डिग्री अमाइन को अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हो बेटा तो यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, KCl और वाटर निकल जाता है। अगर आप एनिलीन मीन्स एरोमेटिक अमाइन, ये आपका एलिफेटिक अमाइन हो गया बेटे और ये आपका एरोमेटिक अमाइन हो गया। एनिलीन की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म से कराते हो और हीट करते हो बेटा तो यहाँ से आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसका बहुत ऑफेंसिव स्मेल होता है, राइट बेटे, और बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल होता है, राइट। और वहाँ से KCl और वाटर मिल जाता है। बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होता है बेटे, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होता है। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस व्हेन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH गिव्स आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमाइंस भी आइसोसाइनाइड को बोलते हैं, व्हिच हैव एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, राइट बेटे। तो इस तरह से तो अगर हमें अनप्लीजेंट स्मेल मिल रहा है, ऑफेंसिव स्मेल मिल रहा है ना, दम घुटने जैसा लग रहा है आपको, तो उसका मतलब वहाँ पर क्या बन जा रहा है, आपका आइसोसाइनाइड बन जा रहा है। और बेटा पता है ये इसका स्मेल इतना ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है कि बहुत ही स्मॉल जो लीकेज होते हैं वहाँ पर हम इस गैस का यूज़ करते हैं स्मॉल लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी लीक हो गया हल्का सी बहुत छोटा सा होल हुई है, अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया तो इतना ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होता है कि पता चल जाता है कि लीकेज है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी कुछ खूबसूरती भी है ये कि भाई आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहीं पर लीकेज तो नहीं है, कोई ऐसी डेंजरस गैस तो नहीं है जो लीक कर रही है, जो बाद में जैसे LPG, मतलब बहुत सारी गैसेस हो सकती है जो हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वहाँ से आप उसके लीकेज को भी डिटेक्शन ऑफ लीकेज, बहुत स्मॉल लीकेज को भी ये डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गैस निकलेगी बाहर तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही घटिया होती है, राइट। ओके,
तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि भाई प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक एच टू फॉर्म फॉल स्मेल ऑफ कार्बाइल अमाइन, ये सब मैंने बताया। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक डू नॉट गिव टेस्ट। तो बेटा सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस ये टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन होता है, वो एलिफेटिक भी होता है और वो एरोमेटिक भी होता है। राइट बेटे, बढ़िया तरीके से देखते जाओ। तो वहाँ पे लिखा था ओनली प्राइमरी अमाइन गिव्स दिस टेस्ट। तो आपने RNH2 लिया, अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म लिया, तो देखो आइसोसाइनेट बन गया, क्या होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, फॉल्स स्मेल होता है। अब इसका LAH करा दो या फिर Na अल्कोहल करा दो, मीन्स इसका रिडक्शन करा दो, तो यहाँ पर RNHCH3 हो जाता है। क्या हो जाता है, RNHCH3 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में कराओ बेटे, तो आपका एनिलीन बनता है, सॉरी अल्काइल अमाइन बन जाता है और यहाँ पर फॉर्मेटाइन बनता है। अगर आप उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओ तो RNH3+ बनता है और फॉर्मिक एसिड बनता है। राइट बेटे, ओके। तो एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि बनेगा आपका RNH2, जरा देखिएगा, जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो और प्लस फॉर्मिक एसिड जनरली बनता है, फॉर्मिक एसिड। बट अगर वो बेसिक मीडियम है तो बेटा एसिड से H+ निकाल लेगा, तो OH- यहाँ से क्या क्या H+ निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मेटाइन। समझ रहे बेटे, और ये तो ऑलरेडी बेसिक है, तो बेस में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है। अब अगर आप एसिडिक की बात करो बेटा, तो एसिड किसके पास चला जाएगा, बेस के पास चला जाएगा, तो एसिड का मतलब H+ होता है बेटे। देखो यहाँ पर लोन पेयर, तो यहाँ पर अटैक कर देगा और RNH3+ बना देता है। समझ में आया थी कैसे बन जाता है बेटे, एसिडिक और बेसिक में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये चीज़ आपके सामने आती है। राइट, तो यही है, देखो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लें। इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, कार्बिन बनता है। ये रिएक्शन आपको मैंने भी बताई। सो वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो मान लो अगर 1 डिग्री भी है सोल्यूशन में, 2 डिग्री भी है, सपोज आपको ऐसा लग रहा है आपका, तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें 1 डिग्री है कि नहीं, तो अगर आप फॉल स्मेल मिल गया, इट मीन्स कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं है ना, 1 डिग्री है, ठीक है, बिकॉज 1 डिग्री गिव्स फॉल स्मेल आइसोसाइनाइड, बट 2 डिग्री 3 डिग्री डज नॉट गिव दिस टेस्ट, है ना। तो 1 डिग्री है कि नहीं है वो पता चल जाएगा। 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में आप यहाँ से नहीं बोल पाओगे, बट 1 डिग्री के बारे में आप जरूर बोल पाओगे। सो ओनली प्राइमरी अमाइन कैन डिस्टिंग्विश नॉट 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। राइट बेटे, चलिए मैंने आपको बताया था ना आपको कि जो RNC है, अल्काइल आइसोसाइनाइड जो है, यूज टू डिटेक्शन ऑफ वेरी माइन्यूट लीकेज, बहुत ही छोटे होल से अगर लीकेज हो रहा है तो इसको ये डिटेक्ट कर लेता है। रीजन बताया। हाँ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट प्राइमरी अमाइन, ये भी बताया। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, आपको पता है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी बेटा 1984 में हुआ था, दिसंबर 1984 में हुआ था, बहुत बड़ा कांड हो गया था ये, है ना, लीकेज हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का ही लीकेज हुआ था, CH3NC का लीकेज हुआ था। सो दिस गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जान माल का यहाँ पर। राइट बेटे, चलिए ये चीज़ आती है। बट अब मान लो आप रिएक्शन, सपोज आपने क्या किया बेटा, आपने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराया, तो आपको भाई RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंडस्ट्री में हम इसको और भी कई तरीके से यूज भी करते हैं, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ वेरी माइन्यूट लीकेज। तो जहाँ पर माइन्यूट लीकेज हमें डिटेक्ट करना होगा तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और प्लस डेंजरस भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मान लो कि अगर ये हमने ये बनाया, राइट, इसकी बात की, अब अगर एक्सेस है, कुछ ऐसा है, तो इसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट इज हाउ टू डिस्ट्रॉय आइसोसाइनाइड। हम आइसोसाइनाइड को बेटा डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, अब इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं कि किस तरह से इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कॉन्क HCl डाल दें बेटे, क्या डाल दें, कॉन्क HCl, देन वी कैन डिस्ट्रॉय आइसोसाइनाइड, हम आइसोसाइनाइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कैसे डिस्ट्रॉय होगा इस चीज़ को भी चेक करते हैं, पूरा आपको समझाते हैं। अब इंटरेस्ट से बेटा बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, समझ लो, है ना। तो ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बेटा, इनको इन्जॉय करो एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। देखिए ये सारी चीज़ें ना बेटा हमें पता भी होनी चाहिए, कि जैसे हम MIC की बात करें, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करें, है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या रीजन है, क्या, और उसके बाद फिर इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्ट आ रहा चाहिए इन सब चीज़ों में, और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को चेक करें, टेस्ट करें कि ये है कि नहीं है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड, तो इनको मस्त और इन्जॉय करते हुए देखो। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, पहले कहानी पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म सब समझाता हूँ एक बार, उसके बाद फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे एक बार। फॉर डिस्ट्रॉइंग आइसोसाइनाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। HCl का एक्सेस अमाउंट हमें चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज व्हेन RNC रिएक्ट्स विथ H+ HCl H2O गिव्स NH2। जरा देखो, जब RNC HCl या H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है बेटा, RNH2 दे देता है। यहाँ पर अगर लिखूँ तो भाई RNC अगर आपका H+ HCl जो है HOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है बेटा, आपका RNH2 देता है, RNH2 देता है, ठीक है, समझ रहा। हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, चलो ठीक है। ये RNH2 जो है आपका
किसमें, RNC आइसोसाइनेट RNH2 में तो कन्वर्ट हो गया। चलिए ये आपका यहाँ पर कॉन्क HCl है, इसको हमें एक्सेस अमाउंट में लेना होता है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो सोल्यूशन, अगर आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो बेटा, तो उसमें देखो सोल्यूशन में क्या का क्लोरोफॉर्म भी है और KOH भी, ये भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका RNH2 भी पड़ा हुआ, और इनसे रिएक्शन होके आपका RNC बना था। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, ऊपर से कॉन्क HCl डाल रहे हैं। फील करना पड़ा है बात को, क्या डाल रहे हैं बेटा, कॉन्क HCl डाल रहे हैं, बात को फील करना क्या है, कॉन्क HCl हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसने क्या किया, RNC को RNH2 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही RNC को RNH2 में कन्वर्ट करता है बेटे, तो अगेन ये RNH2 CH3 KOH के साथ रिएक्ट करके फिर से RNC दे सकता है। आप बात समझ रहे हो, और जब फिर से RNC देगा तो फिर से कॉन्क HCl, अगर कॉन्क HCl कम होगा तो बेटा फिर तो RNC फिर से जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में। ये फिर से RNC को रिएक्ट करके RNH2 में कन्वर्ट करेगा, फिर से RNH2 इनके साथ रिएक्ट करके करेगा। तो ये तब तक, जब तक इसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और KOH को भी हम निपटा देंगे। तो HCl को एक्सेस में डालना है सो दैट क्लोरोफॉर्म और KOH भी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर RNH2 का रिएक्शन ही ना हो पाए और RNC ना बन पाए। तो जो भी RNC है वो बनता जाएगा, उसको हम RNH2 में डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा, और जब तक इसमें CH3 KOH बचा हुआ है, कॉन्क HCl इसको RNC को NH2 में कन्वर्ट करता जाएगा, NH2 फिर से इस बचे हुए से रिएक्ट करेगा, फिर ये बनाएगा, ऐसे करके CH3 KOH कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका RNC जो भी होगा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फाइनली आपको RNH2 मिल जाएगा। सो दैट्स वाई एक्सेस HCl इज यूज्ड। ओके, रीजन समझ में आता है, तो देखिए फिर से पढ़ता हूँ। सो फॉर डिस्ट्रॉइंग आइसोसाइनाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड बिकॉज व्हेन RNC रिएक्ट्स विद H plus HCl H2O गिव्स RNH2, सो इट कैन अगेन रिएक्ट्स विद CH3 KOH, इसके साथ फिर से रिएक्ट कर सकता है, फिर से बना सकता है टू फॉर्म RNC। सो इफ HCl विल बी इन एक्सेस देन देयर विल बी कंप्लीट डिस्ट्रॉय ऑफ RNC। समझ रहे हो कि अगर ये एक्सेस होगा तो RNC पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस होने से ये इनको भी निपटा देगा। जब ये निपट जाएंगे, रहेंगे नहीं, तो फिर RNH2 RNC में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। राइट, सो आफ्टर डूइंग आइसोसाइनाइड टेस्ट, जब कभी भी आइसोसाइनाइड टेस्ट करेंगे तो एक्सेस ऑफ HCl यूज टू डिस्ट्रॉय इट, तो हम वहाँ पर एक्सेस ऑफ HCl कॉन्क HCl यूज करते हैं। ये बात मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। चलिए देखिए आगे बताता हूँ आपको। देखो अब हाउ टू डिस्ट्रॉय आइसोसाइनाइड बाय एडिंग कॉन्क HCl, जरा समझिएगा। तो हमने क्या किया, RNC लिया, देखो बेटे उसमें कॉन्क HCl डाल दिया। जैसे मैंने बताया था कि RNC कॉन्क HCl को RNC क्या करता है, RNH2 में कन्वर्ट करता है। देखो तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, देखो इस तरह से ये आपका RNC का जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, RNC का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटे, तो आपका ये RNH(C)OH में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, उसका जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाला देखो HCOH फॉर्मिक एसिड बना देगा। तो ये आइसोसाइनाइड इज डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली आपको यहाँ से RNH2 और ये फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। अब अगर इसमें CaCl3 और QH पड़ा हुआ है बेटे, समझ रहे हो, तो ये फिर इसके साथ रिएक्ट करके RNC बना देगा। फिर से हम यहाँ जाएंगे, ये ऐसे प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। कब तक, जब तक ये भी कंप्लीट हो जाए, और जब ये खत्म हो जाएगा तो RNC बनना बंद हो जाएगा, RNC कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बात यह थी कि कैसे कैसे ये सब हो जा रहा है, इसका मैकेनिज्म भी दिखाता हूँ मैं आपको। समझ रहे हो बेटे, देखो कैसे। तो RNC था बेटे, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड था तो +- लिख दिया। अब HCl है तो H+ है, तो H+ यहाँ पे अटैक कर जाएगा बेटे, तो देखो यहाँ पे CH हो गया CH। चलिए अब क्या होगा कि ये बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ेंगे। जब इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे बेटे इस तरह से, तो देखो यहाँ पर माइनस आएगा और इधर आप प्लस आएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा क्या, RN(CCH), इस पर आया प्लस। अब ये इसके पास लोन पेयर है, पानी है ना बेटे, कॉन्क HCl तो पानी भी तो होगा बेटे उसमें, तो ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा बेटे। जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो लोन पेयर ऑक्सीजन पे तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया देखो, और जहाँ पर ऑक्सीजन था वहाँ प्लस चार्ज आ गया। फिर से अब जैसे प्लस चार्ज आएगा तो बेटा इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा H+, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तुरंत H के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बेटे। तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, तो H+ निकल जाएगा और प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पर OH आएगा तो इस केस में अब देखो क्या होने वाला है, बताता हूँ मैं आपको। आप देखो बेटा यहाँ पर क्या है, OH सिंगल डबल हो गया, इट मीन्स टाटोमेराइजेशन या टाटोमेराइज हो जाएगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, OH में इसको 1 बोलते हैं, आगे 2 और डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं और 3 बोलते हैं। हाइड्रोजन हमेशा 1 से 3 में जाता है, डबल बॉन्ड हमेशा 2, 3 से 2, 1 में जाता है। राइट, तो देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन 1 से 3 में चला गया, देखो NH हो गया। डबल बॉन्ड बेटा देखो 2, 3 से 2, 1 में यहाँ चला गया, देखो ये बन गया। तो RNHCH डबल बॉन्ड O कैसे बना, क्या ये समझ गए? देखो यहाँ पर ये RNH डबल बॉन्ड OH ये कैसे बना, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म बेटा यहाँ से यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। तो जैसे मैंने क्या अभी डायरेक्ट बताया था, फिर इसका मैंने मैकेनिज्म समझाया कि भाई किस तरह से यहाँ तक आप पहुँच रहे हो, ये प्रोसेस आपको पता चल गया। देन हाइड्रोलाइसिस कर दो आप।
अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे बेटे, यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस देखो यहाँ पर HOH कराओगे यहाँ पर, तो RNH2 बन जाएगा बेटे, और इसका ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, देखो ये वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा आइसोसाइनाइड इज डिस्ट्रॉयड। तो ये दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म कि हम किस तरह से आइसोसाइनाइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होता है। चलिए, तो बेटा ये बात समझ में आती है। तो ये आपका जो था कार्बाइलामाइन टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया चीज़ें बेटे हम लोगों ने सीखी। देन अगर हम बात करें अब डिफरेंस बिटवीन, है ना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो जैसे कि आपको पता है कि आइसोसाइनाइड बेटा ऑफेंसिव स्मेल होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है, फॉल स्मेल होता है, बहुत डेंजरस होता है हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल टेस्ट केस आपका हो ही चुका है ना। तो आपको बताया मैंने आपको क्या डिफरेंस होता है दोनों में, थोड़ा इस बात को समझें। सो डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करा दें बेटा, तो देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगेंगे और ये RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाता है। ये टूटा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये टूटा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो RCH2NH2 हो जाता है, 1 डिग्री अमाइन बनाता है ना। एन एल्कोहल के प्रेजेंस में आप रिडक्शन करा सकते हो, आप LH के प्रेजेंस में रिडक्शन करा सकते हो, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हो। अब NC का हम अगर ऐसे ही करें तो यहाँ पर RNHCH3 बन जाता है, 2 डिग्री अमाइन बन जाता है। तो हमने साइनाइड का रिडक्शन कराया बेटे, तो आपका 1 डिग्री अमाइन बना, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराया तो 2 डिग्री अमाइन बना। ठीक है, आप जरा समझिएगा। आफ्टर रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आपने इन दोनों का रिडक्शन कराया तो ये दोनों बन गए। यूज एनी अदर केमिकल टेस्ट, कोई सा भी आप केमिकल टेस्ट यूज करो, क्योंकि देखो आप पहले क्या करो, जैसे आपको लग रहा है कि हमें टेस्ट करना है यहाँ पर साइनाइड या आइसोसाइनाइड का, तो आप क्या करो, पहले उसका रिडक्शन कराओ, तो आपको यहाँ पर अगर साइनाइड आइसोसाइनाइड होगा तो 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, जो भी होगा उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट डिग्री का अमाइन मिलेगा। उसका फिर अलग अलग डिग्री के अमाइन के लिए आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनको कंफर्मेशन के लिए, तो आप वो टेस्ट करा लो, तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है। तो मैंने वही बोला कि यूज एनी अदर केमिकल टेस्ट लाइक हिंजबर्ग टेस्ट, नाइटोसो टेस्ट, लिबरबाइनेट, बहुत सारे, टू डिस्टिंग्विश अमाइंस फॉर कंफर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात कर सकते हो। ठीक है, अब बात चूंकि यहाँ पर आ जा रही है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, कि भाई हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे इनका कंफर्मेशन करें, कैसे इनका टेस्ट करें। तो बेटा अब टाइम आ गया कि हम इन सबके कंफर्मेशन की बात करें और किस तरह से ये सारे टेस्ट होंगे डिफरेंट अमाइंस के लिए, डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस के लिए, वो सारे टेस्ट को हम लोग डिस्कस करें बहुत बढ़िया से और बहुत डिटेल में। ठीक है, तो अब वही चीज़ यहाँ पर क्या है बेटा, डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। अब हमें प्राइमरी अमाइन जल्दी से बता दो एक बार, क्या होता है आपका RNH2 होता है बेटे। सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, RNHR हो जाता है या फिर R डैश हो जाता है, राइट बेटे, है ना, 2 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन बेटा क्या होता है, RNR या फिर R डैश या फिर R या फिर R डबल डैश। मतलब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगे तो याद है ना, उसको हम सिंपल अमाइन बोलते हैं, सब बताया हुआ है। और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे तो उसको मिक्स्ड अमाइन बोलते हैं, मिक्स्ड अमाइन बोलते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब 1 डिग्री है कि नहीं है, 2 डिग्री है कि नहीं है, 3 डिग्री है कि नहीं है, तो उनके लिए हमें डिफरेंट केमिकल टेस्ट करने होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वही यहाँ पर हेडिंग आप देखो कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, और डिस्टिंक्शन ऑफ क्या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, इनका कैसे डिस्टिंग्विश होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि भैया कौन सी डिग्री का अमाइन है या नहीं है। उनके लिए हमें डिफरेंट केमिकल टेस्ट करने होंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने साइनाइड और आइसोसाइनाइड में बोला कि आप डिफरेंट टेस्ट यूज़ करो, लाइक हिंजबर्ग टेस्ट, नाइटोसो टेस्ट, है ना, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं तो हम सबको दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा टेस्ट की, वो है आपका लिबरमैन नाइटोसो टेस्ट फॉर अमाइन। तो लिबरमैन नाइटोसो टेस्ट ऑफ अमाइन क्या है क्या नहीं है वो समझा जाए बेटा। इसको जरा देखिएगा, इसको हम लोग सिंपल नाइट्रस एसिड टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपल नाइट्रस एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। जरा देखिएगा आगे क्या है। देखिए एजोडाई टेस्ट, अगर इसमें एजोडाई टेस्ट की बात करें, अगर यहीं पर हम एजोडाई टेस्ट की बात करें तो समझिएगा बात को। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। पहली चीज तो ये, व्हेन नाइट्रस एसिड टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, अगर आप 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट करा रहे हो तो उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एजोडाई टेस्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट करा रहे हो तो उसको हम एजोडाई टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि बेटा देखो ये नैप्थलीन है, ये नैप्थलीन है, और यहाँ पर हमने एक OH लगा दिया, तो जहाँ से रिंग पे जुड़ रहा है देखो ये अल्फा और ये बीटा है, तो क्या है बेटा, इसको हम 1 2 भी बोल सकते हैं। तो क्या है 2, तो ये आपका जो है 2 नैप्थॉल बोल सकते हैं इसको, या फिर बीटा पे तो बीटा नैप्थॉल भी बोलते हैं, राइट। तो इसका जरूरत हमें पड़ेगा भी, बताते हैं क्यों पड़ेगा। तो पहले तो आप ये बात समझ गए हो, पहले तो आप ये समझ गए हो ना बेटे कि हम इसको 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा यहाँ पर कि जब हम नाइट्रस एसिड टेस्ट की बात 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए करते हैं तो उसको हम एजोडाई टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजोडाई टेस्ट बोलते हैं,
चलिए, अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की बात आप कर रहे हो, नाइट्रस एसिड टेस्ट का करा रहे हो, तो बेटा आपको पता है ना कि जब आप 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का जब नाइट्रस एसिड का साथ रिएक्शन करते हो तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो आपने क्या किया, आपके पास अमाइन है, आपने उसमें नाइट्रस एसिड डाला और अगर वहाँ पर आपको बबल्स मिलने लगे कुछ इस तरह से नाइट्रोजन बबल्स, तो आप समझ लेना कि कौन सा है 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर बबल ऑफ नाइट्रोजन बी फॉर्म, तो बबल्स यहाँ पर रिलीज होने लगेंगे, फटाफट बबल्स निकलने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बात करें, एजोडाइट टेस्ट की बात करें, तो देखिए आपके पास एनिलीन है, उसका आप डाइजोडाइजेशन करा लो। तो डाइजोडाइजेशन से आपको बताता हूँ, आपका ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये आपका बीटा नेप्थॉल है। तो बीटा नेप्थॉल क्या है बेटा, देखो यहाँ पर H है, यहाँ से HCl निकाल देगा, निकल गया। और यहाँ पर देखो ये आपका N2 इस तरह से जुड़ेगा। आप याद करो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कैसे, अगर हम इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बढ़िया तगड़े से समझिएगा। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिख सकते कि नहीं लिख सकते बेटा बताओ, और यहाँ पर लोन पेयर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एक चीज़ तो ये ऐसा रहता है। दूसरा क्या, हम इस बॉन्ड को ऐसे अगर तोड़ लें, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम बनाएं, तो इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा। तो बेटा क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब कभी एजोडाइट टेस्ट की बात हो तो इस तरह से आप करना हमेशा। तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटे, यहाँ प्लस बच जाएगा। अब जरा बताओ, अब यहाँ से अगर आपने H+ निकाला बेटे, H+, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। तो देखो ये रिंग, अब जरा देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिंग है, फिर N डबल बॉन्ड N है, ये रिंग है, फिर N डबल बॉन्ड N है, इसका प्लस इस माइनस के साथ यहाँ पर देखो जुड़ गया, ये जुड़ गया। यही होता है एजोडाइट टेस्ट, इसको योर बोलते हैं, या फिर येलो ऑयली लेयर होता है इसका। सो कलर इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अगर आप देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर इधर जाओगे डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है बेटे। और ये जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बहुत तेज़ी से। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल की बात होती है, और जब एनर्जी लेवल की बात होती है वहाँ पर कलर की बात होती है। तो ये जो कलर है दिस इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ये कलर किसकी वजह से आता है बेटे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से आता है। चलिए एजोडाइटिस को थोड़ा और समझते हैं, देखिएगा जैसा। तो एजोडाइटिस की हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एनी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। एजोडाइटिस की बात का मतलब प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे विथ HNO2, NaNO2 डाइल्यूट HCl भी बोलते हैं इसको, विथ एट 273 टू 270 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर इतने केल्विन पे, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ अल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ 2-नेप्थॉल। देखो तो पहले तो आप इसका डाइजोटाइजेशन करा लोगे, डाइजोटाइजेशन आपने करा लिया, कराया था कि नहीं कराया था बेटा, देखो अभी ये बन गया। फिर डाइजोटाइजेशन कराने के बाद फिर आप इसका बीटा-नेप्थॉल से रिएक्शन कराओगे। तो यहाँ पर देखो H था, इसको हमने अभी कैसे लिखा था, फिर से लिख लो एक बार, इसको हमने ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था। आप क्लियरली देखो बेटे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर N+ है और देखो यहाँ पर H होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये Cl के साथ निकल जाएगा और ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए बन गया, pH 9 to 10 रखते हैं डाइल्यूट NH के साथ। तो यहाँ पर आपका देखो ये आपका येलो ऑरेंज डाई बन जाता है 2-नेप्थॉल के साथ, है ना। तो कुछ ये आपके पास आ गया, है ना। तो इसका क्या नाम है, 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थॉल, 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थॉल, राइट। चलिए तो अगर इसको बात कर लो 1 पे, तो 1 पे फिनाइल लगा कि नहीं बताया, और एजो कंपाउंड है और ये 2-नेप्थॉल है, तो 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थॉल प्लस HCl यहाँ से निकल गया। तो ये तो आपका एजोडाइट टेस्ट हो गया। दिस इज फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ओके। तो ये जो नाइट्रस एसिड टेस्ट है इसको एजोडाइट टेस्ट बोलेंगे, किसके लिए, अगर हम कराएंगे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए कराएंगे। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस अंडर दिस कंडीशन गिव्स ब्रिस्क एंड इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बबल्स मिलते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल एंड सोल्यूशन रिमेन्स क्लियर। और सोल्यूशन एकदम क्लियर सोल्यूशन, क्योंकि अल्कोहल तो क्लियर सोल्यूशन होता है बेटे, आपको पता है, और बबल्स निकलने लगेंगे इसके नाइट्रोजन के इस तरह से। तो देखो ये अमाइन है आपका, यहाँ से नाइट्रस का रिएक्ट किया तो अल्कोहल बन गया, क्लियर सोल्यूशन मिला, नाइट्रोजन के बबल मिले। ये दूसरा देखो अमाइन है, यहाँ से इसका आपने HNO कराया तो बेटा देखो फिर से अल्कोहल बन गया, एथाइल अल्कोहल बन गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन के बबल निकले और क्लियर सोल्यूशन मिला आपको। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बात समझ में आती है बेटे। चलिए आगे बात करें। अब हमने कहा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड इथाइल अमाइन। बहुत सिंपल है भाई, एनिलीन अगर है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है बेटे, तो ये एजोडाइट टेस्ट देगा, येलो ऑयली लेयर बना देगा। और जब इसकी बात करोगे तो आपको क्लियर सोल्यूशन मिलेगा और बस नाइट्रोजन के बबल्स मिलेंगे। सो एजोडाइट टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, नॉट बाय 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। तो एजोडाइट टेस्ट की बात जब होगी तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बात होगी। मतलब अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट करा रहे हैं तो उसी का नाम क्या होगा, एजोडाइट टेस्ट होगा। बार बार बोल रहा हूँ इसको आपको, है ना। यही नाइट्रस एसिड टेस्ट आपका है। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट बेसिकली क्या है, देखो तो दिस इज टेस्ट। अब जरा देखो एक और जरा देखो, तो ये आपने 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए बात कर ली। अब 2 डिग्री अमाइन के केस में भी क्या होगा वही समझते हैं। जैसे कि आपने जब 1 डिग्री के लिए कराया था तो आपको नाइट्रोजन के बबल मिले थे, अल्कोहल का क्लियर सोल्यूशन मिला था, राइट।
उसका जब हम NaNO2 और HCl के रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर HNO2 मिलता है। क्या मिलता है? HNO2। अब HNO2 की बात करें अगर, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है HON_O। ठीक है, चूंकि एसिड तो यहाँ पर H+ भी है, तो इसमें H+ यहाँ पे दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। देखो HON_O, समझो एसिड तो H+ है, यहाँ पर H+ यहाँ पर इस लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना देगा, देखो जरा सा प्लस, और यहाँ पर N_O, और जब प्लस बनाए तो ये बेटर लिविंग ग्रुप बन गया बेटे, यहाँ से लीव कर जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, N_O+। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 5 होता है, तो 1 2 3 4, और प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 है, मतलब 2 की कमी है, तो इसके पास एक खाली डब्बा भी होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। वही यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये है नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। अब जरा देखिए, अब जब हम सेकेंड 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन जब हम इस नाइट्रस एसिड से कराएंगे, नाइट्रस एसिड से कराएंगे, जरा समझिएगा बात को। तो अगर हम 2 डिग्री अमाइन का हम रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो बहुत सिंपल है भाई, इसके पास है लोन पेयर और यहाँ पर है प्लस चार्ज, तो मेरा पता है एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड भी बन सकता है इनके बीच में, तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना दो कि ये R2N है, ये R2N है, और इसके पास लोन पेयर, इसके पास खाली डब्बा है, तो यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे जरा देखो, R2N और यहाँ पर N_O है, और बेटे देखो एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना लिया, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस चार्ज आता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो बेटा। तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर क्या आता है बेटे, प्लस चार्ज आता है, तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो बेटा, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? आगे समझ में? तो ये जो आपका बनता है, ये जो कंपाउंड आपका बनता है, दिस इज येलो ऑयली लिक्विड होता है, और अगर उसमें फिनॉल डाल दो तो आपको रेड कलर मिल जाता है, और इसको हम लोग, यही बेसिकली क्या है, इसको लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है आपका, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो अगर हम 1 डिग्री अमाइन के लिए कराते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट, सॉरी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए कराते हैं तो उसको एजोटाइट टेस्ट बोलते हैं। अगर 2 डिग्री अमाइन के लिए आपने कराए और उसके बाद फिनॉल डाला और आपको रेड कलर का येलो ऑयली लेयर मिला, उसके बाद फिर आपको फिनॉल डालने से रेड कलर मिल गया, तो आपको दैट टेस्ट इज कॉल्ड बेसिकली लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। और 3 डिग्री अमाइन की बात करोगे बेटा तो सिंपल सॉल्ट बना देगा। कैसे भाई? देखो यहाँ पर R3N है, इसके पास है लोन पेयर है ना, और यहाँ पर बेटा क्या है, H+ और NO2- है, तो H+ यहाँ पे जाएगा तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, मतलब R3N, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? H+ यहाँ पे अटैक कर गया, कुछ ही आ गया H, और यहाँ पर NO2- हो गया, ये लीजिए जनाब। तो कुछ इस तरह से बनता है, तो ये सॉल्ट बन जाएगा बेसिकली। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। सारी बातें बेटा बढ़िया तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ मुझे। मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सब बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इंजॉय करते हुए बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा सब चीज़ों को सीखें, आप बढ़िया से सीखें, मस्त तरीके से बेटे। देखिए तो प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड टेस्ट कराया, तो पहले डाइजोटाइजेशन कराया, यहाँ से इसको निकाला तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, तो बेटा आपका कैटायन बन जाएगा, नाइट्रोजन के बबल्स निकल जाएंगे। अब अगर केवल पानी की बात करते, HOH की बात करते, तो बेटा ये अल्कोहल बना देता, किसका क्लियर सोल्यूशन। बट अगर उसमें आप क्लोराइड आयन डाल दे रहे हो, Cl- डाल दे रहे हो, तो बेटा वहाँ पर RCl भी बना सकता है। सो बाय द एवोल्यूशन ऑफ बबल गैस नाइट्रोजन वी कैन डिस्टिंग्विश दैट 1 डिग्री अमाइन इज प्रेजेंट। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए, लिबरमैन की बात हमने अभी की ही थी, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट की। NaNO2 HCl है, राइट, तो NaNO2 HCl जब आपस में रिएक्ट करता है बेटा तो नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है। विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन वी डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। जैसे कि सेकेंडरी अमाइन में आपको मैंने अभी क्या बताया था, जरा देखो फटाफट देखो, कई तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कई तरीके से बता रहा हूँ। देखो बेटे, सेकेंडरी अमाइन है, NaNO2 HCl है। बोलो बेटे, बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, तो अब चूंकि सेकेंड डिग्री है तो इसका डाइजोटाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि डाइजोटाइजेशन किसका होता है बेटा? 1 डिग्री अमाइन का होता है। जब इसका डाइजोटाइजेशन कराते हो तो क्या बनता है? R(N2+Cl- बनता है, या R(N2+) बन जाता है। बट ये दिस इज 2 डिग्री, तो इसका डाइजोटाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? NO+, खाली डब्बा वाला ये। बोलो बेटा, राइट। अब देखो वही चीज़ मैंने बताई कि ये जो नाइट्रोजन आयन है इसके लोन पेयर पे अटैक यहाँ पर करेगा, तो एक लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड बना, जहाँ पर लोन पेयर प्लस आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे ही प्लस आया बॉन्ड से टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या बन जाएगा? RNR NO और H+, नाइट्रोसो अमाइन बन जाएगा, येलो ऑयली लेयर हो जाएगा, येलो ऑयली लेयर। तो आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसमें फिनॉल डाल दो। अगर आप इसमें फिनॉल डाल दोगे तो आपको कैसा मिल जाएगा? रेड कलर मिल जाएगा, तो और भी कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट। सो हियर नो एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर क्या नाइट्रोजन निकला? नहीं निकला, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं निकला। जैसे प्राइमरी अमाइन में निकल रहा था, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन में नाइट्रोजन निकल रहा था, बट 2 डिग्री में नहीं निकला।
लेकिन येलो वाली लेयर मिला आपको, तो वी कैन डिटेक्ट 2 डिग्री अमाइन। और कन्फर्मेशन के लिए आप इसमें फिनॉल डाल दो, PHOH डाल दो, तो आपको रेड कलर मिल जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि भैया कि ये आपका 2 डिग्री अमाइन ही है। ठीक है, आगे देखो 3 डिग्री की अगर हम बात करें, टर्शियरी अमाइन की बात करें अगर हम, तो देखो 3 डिग्री लोन पेयर है, और बेटा Na2HCl से डाइजोटाइजेशन तो इसका होगा नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर नो रिएक्शन नहीं होगा, बट क्या होगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। या फिर कुछ ऐसे समझ सकते हो कि वापस इसको और डिटेल में इस तरह से समझो, जैसे मैंने पहले क्या बताया कि भैया इसके साथ HNO2 के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेगा, या फिर आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों चीज़ें आप समझ सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा आपका कि यहाँ पर देखो लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बन रहा है, इससे आपको नाइट्रोसोनियम आयन मिला, यहाँ पर देखो ये तो लोन पेयर प्लस यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, जहाँ पर लोन पेयर तो वहाँ प्लस आ गया, जैसे ही प्लस आ गया तो बेटा ये क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, आपको फिर से वही चीज़ें मिल जाएंगी। तो सॉल्ट भी, अब बताओ जैसे मैंने क्या पीछे सॉल्ट बोला, तो सॉल्ट भी बेटा जब सोल्यूशन में रहता है तो अपने आयंस के फॉर्म अलग अलग रहता है कि नहीं रहता है। जैसे आपने R3N, अभी मैंने पीछे बताया था, R3N का रिएक्शन जो आपने HNO2 से कराया था, HNO2 मतलब क्या बेटा, NO+। तो अगर ये सॉल्ट के फॉर्म में है सपोज, है ना, अगर आप NO+ के साथ भी करा रहे हो, जैसे हमने आपको सॉल्ट अभी बताया था, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जस्ट मिनट, ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने, ये ऐसे बताया था, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जरा देखना, R3N था आपका, लोन पेयर था, अगर आप यहाँ से आप इसका NO+ की बात कर लो तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हो NO+, तो ऐसे भी तो बन सकता है R3N, और ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, और ये NO, इसको ऐसे भी ले सकते हो सॉल्ट फॉर्म में। और सॉल्ट आपको पता है कि सोल्यूशन में बेटा कि आयन के फॉर्म में रहते हैं, तो ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या बेटा, तो फिर से क्या बना देगा, R3N और प्लस यहाँ पर आपका NO2- चाहो तो आप NO2- की बात करते हो, NO2- कर लो अलग, और यहाँ पर H+ भी होगा। तो देखो बेटा फिर से सॉल्ट बनाए, सोल्यूशन में है तो बेटा वो है तो R3N के फॉर्म में ही है, तो R3N के फॉर्म में ही, यही मैं यहाँ पर सॉल्ट के फॉर्म में कहना चाह रहा था, और यही मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये कि भाई ऐसे फिर से टूट जाएगा, प्लस आ जाने से बेटा लिविंग ग्रुप बन गया Bl, तो ये निकल गया, अगेन वही चीज़ बन गया। देखो तो जब वही चीज़ बन जा रहा है इसका मतलब क्या है कि नो रिएक्शन, और उसके पास कोई हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, तो नो रिएक्शन मतलब ये ऐसे जाएगा फिर वही मिल जाएगा। तो क्या, जब आप ए से अगर ए चले जाओ तो क्या मतलब है, यही तो रहा ना बेटे, इसका मतलब कि नो, आप क्या कह सकते हो कि नो रिएक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई सॉल्ट बन रहा है। अब सॉल्ट बनने का मतलब ही नो रिएक्शन ही हुआ, क्यों, क्योंकि जस्ट मिल गए एक दूसरे से, लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में तो बेटा अगर हैं तो जस्ट अलग अलग ही तो हैं, तो मतलब वो कुछ आपको इस तरह से ही नजर आएंगे। सो अगेन रिएक्टेंट इज फॉर्म, रिएक्टेंट अगेन आपको मिल जा रहा है, सो नो रिएक्शन ऑफ 3D विद NO2HCl। अब इसका ट्रिक क्या है, गॉन से याद रख सकते हो, गॉन से कैसे, अगर 1 डिग्री अमाइन है तो गैस बनेगा, नाइट्रोजन बबल मिलेंगे, अगर 2 डिग्री अमाइन है तो ऑयली लेयर बनता है, येलो ऑयली लेयर, राइट, अगर 3 डिग्री अमाइन है तो N मीन्स नो रिएक्शन, तो गॉन से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये नाइट्रोजन टेस्ट को। बोलो बेटा कहानी एकदम समझ में आई क्या, बढ़िया गर्दा तरीके से, तो ये सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझें कि बेटा, तो ये आपका मस्त तरीके से नाइट्रस एसिड टेस्ट हो गया। और स्पेशली हम लोगों ने एजोडाई टेस्ट की बात की है ना, जहाँ पर हम लोग बात की किसकी, 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के, बेसिकली उन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे उसके लिए हम लोग एजोडाई टेस्ट की बात भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आप एक चीज़ देखें अगर ध्यान से, यहाँ पर ये जो एजोडाई टेस्ट है ना बेटे, ये जो एजोडाई टेस्ट है आपका, एजोडाई टेस्ट में यहाँ पर इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास है ना, एजोडाई टेस्ट की बात अगर हम करें तो अगर आपके पास 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है या और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है और आपने इसका एजोडाई टेस्ट कराया, अगर आपको येलो ऑयली लेयर मिल जा रहा है, येलो ऑयली लेयर मिल जा रहा है, इट मीन्स कि एजोडाई टेस्ट की बात हो रही है और वहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के कन्फर्मेशन की बात हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री अमाइन की ही बात करेंगे, तो नाइट्रस टेस्ट में हम 1 डिग्री की बात भी करते हैं, हम 2 डिग्री की बात भी करते हैं, हम 3 डिग्री की बात भी करते हैं। बात समझना, यहाँ पर यूज टू डिस्टिंग्विश बोलने का मतलब क्या हुआ कि एजोडाई टेस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन आपका जो है येलो ऑयली लेयर देता है, तो ये यहाँ से हम 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसने एजोडाई टेस्ट अगर दे दिया तो फिर कंफर्म। सपोज कहने का मतलब कि आपके पास 1 डिग्री दोनों प्रेजेंट हैं, आपको ये बट ये पहचानना है कि अब इसमें 1 डिग्री एलिफेटिक है या 1 डिग्री एरोमेटिक है, देन उसके लिए हम एजोडाई टेस्ट की बात करेंगे। तो मीनिंग ऑफ दिस इज दिस कि इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एलिफेटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। बात समझ में आती है? ओके चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट की बात जो करने जा रहे हैं दैट इज हिंसबर्ग रिएक्शन।
तो हम बात करेंगे बेटे किसकी, हिंजबर्ग रिएक्शन। इसको भी बढ़िया से तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे समझेंगे और इन्जॉय करेंगे। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए। तो अब इसमें क्या है ना बेटा कि ये जो टेस्ट है आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन भी लिखा हुआ है, 2 डिग्री अमाइन भी लिखा हुआ है, 3 डिग्री अमाइन भी है। 3 डिग्री अमाइन का केस वही जैसे अभी हम लोगों ने नाइट्रस एसिड टेस्ट की बात की थी, यहाँ पर भी नो रिएक्शन का केस होगा, है ना। समझेंगे सब चीज़ें। 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होता है, पहले उस बात को समझते हैं। तो in this test the amine is first treated with Hinsberg reagent and that is benzene sulfonyl chloride. This is benzene sulfonyl chloride and then second with aqueous KOH। उसके बाद उसको जो पहले हम क्या करते हैं 1 डिग्री अमाइन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। तो कहीं पर अगर हिंसबर्ग रिएजेंट लिखा हुआ है इट मीन समझना कि किसकी बात हो रही है, बेंजीन है ना सल्फोनाइल क्लोराइड की बात हो रही है। तो जब इन दोनों को ट्रीट करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर KOH डाल के इसको सेक करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर सेकेंड विथ एक्वस KOH सोल्यूशन, है ना। व्हेन द 3 अमाइंस बिहेव्स इन 3 डिफरेंट वेज। तो हम सब में ये काम करेंगे। इसका रिएक्शन जो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उसका रिएक्शन कराएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बेस के साथ सेक करेंगे और फिर उनका अलग अलग अमाइंस के लिए हम अलग अलग बिहेवियर्स या वेज की बात करेंगे, वो समझते हैं। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, हमने क्या किया, इसको दोनों को मिलाया और यहाँ पर इसका ये प्रोडक्ट बनाया। कैसे प्रोडक्ट बना, बहुत सिंपल है बेटे। यहाँ से HCl निकल गया तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया, देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर N पर एक अल्काइल लगा हुआ है और यहाँ पर आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पर N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो क्या हो गया, N पर अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। अब चूंकि यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, तो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है बेटे, तो अगर इसमें बेस डालोगे तो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना दिस इज सॉल्युबल इन KOH। तो इसका यहाँ पर एक PPT बनता है, इस कंपाउंड का क्या बनता है, PPT बनता है। लेकिन जैसे आप इसमें KOH डालोगे तो KOH में डिजॉल्व हो जाएगा बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर बना तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, माइनस आ जाएगा, देखिए माइनस आ गया। और इसका K प्लस था, ये देखो K प्लस है और ये वहाँ पर माइनस है, ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया इसका। तो यहाँ पर डिजॉल्व जो प्रेसिपिटेट बनता है ये एक्वस KOH या बेस में डिजॉल्व हो जाता है। रीजन समझ में आया, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो बेटा रिएक्शन होने से प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा जो कि सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो बनता है ये कंपाउंड होता है, तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है जो बेसिकली इनसॉल्युबल रहता है। पहले तो ये इसमें सॉल्युबल हो गया, नहीं इसमें डिजॉल्व हुआ, देखो सॉल्युबल है, ये दोनों मिक्स हुए तभी तो ये बना। तो ये इसमें से डिजॉल्व हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसमें से डिजॉल्व हो गया, मतलब ये इसमें सॉल्युबल था, ये बात समझना। फिर ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना, जैसे बेस डाला तो इसके पास एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तो फिर से क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्युबल, देखो ऐसे 1 डिग्री है, देखो ये सॉल्युबल था, इनसॉल्युबल बना और फिर सॉल्युबल बना। आप सिस से इसको याद रख सकते हो, सिस। बात समझ में आ रही। तो इसमें देखो मिलके ये प्रोडक्ट बना रहा है ना, इसका मतलब इसमें सॉल्युबल था बेटे। तो ये आपका सॉल्युबल लिख रहा हूँ मैं एक बार, देखिएगा सॉल्युबल। ये प्रेसिपिटेट बना दैट इज इनसॉल्युबल। लेकिन जैसे आप इसमें बेस डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन होने का मतलब इसके साथ रिएक्ट कर गया, मतलब इसमें डिजॉल्व हो गया ये। तो ये आपका सॉल्युबल बन गया फिर से यहाँ पे। तो सॉल्युबल इन KOH, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्युबल। तो आप यहाँ से सिस से याद रख सकते हो, सिस। क्या हो गया, देखो सॉल्युबल था, इनसॉल्युबल बना, फिर वो सॉल्युबल आ गया 1 डिग्री के लिए। आगे बात समझ में क्या बेटे, यहाँ तक क्लियर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हो बेटे आप। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, सिस, सिस से याद रहेगा SIS। चलिए आगे बात करें आप। अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो 2 डिग्री अमाइन इज इनसॉल्युबल। लेकिन अब देखो इन दोनों का रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ है तो इसका मतलब कि ये दोनों में डिजॉल्व हुआ है तभी तो रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब ये पार्ट यहाँ पर सॉल्युबल है, ये एक दूसरे में सॉल्युबल है, कहने का मतलब ये सॉल्युबल का मतलब ये एक दूसरे में सॉल्युबल, डिजॉल्व हुआ तभी तो ये बना। ओके, तो अब देखो इसके पास क्या होगा, फिर से बेटा यहाँ से HCl निकल जाएगा, फिर से यहाँ से HCl, बहुत तगड़े समझिए आप। फिर से बेटा देखो यहाँ से HCl निकल जाएगा, देखिए ये बन गया, ये बन गया। बट अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो भैया यहाँ पर इसका मतलब ये एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो अगर आप अब इसमें बेस डाल के सेक करोगे इसको तो बेटा क्या डिजॉल्व हो पाएगा, क्या नहीं डिजॉल्व होगा। सो दैट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH। बेटा बताओ क्या एकदम प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सॉल्युबल और आपका ये क्या बन गया, फिर से इनसॉल्युबल, ये आपका अब इनसॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल। बोलो बेटे, सॉल्युबल और फिर से क्या हो गया, इनसॉल्युबल।
बोलो। तो 1 डिग्री के लिए था, अब 2 डिग्री के लिए बात करें तो सिस था, तो आपने सिस लिया था। जरा समझना, देखा कैसना, समझना बात को जरा सा। तो 2 डिग्री की बात करें अगर, राइट, 2 डिग्री की, तो इसका एक आप पार्ट ये वाला कट कर लो ऐसे, और यहाँ पर देखो ये आ गया। तो पहले सॉल्युबल था और सॉल्युबल से फिर क्या बन गया, इनसॉल्युबल, SI। समझो, तो 1 डिग्री के लिए था, 2 डिग्री के लिए आपका ये पार्ट आ गया। ये ऐसे इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। बात समझ रहे हो ना बेटे? लाइक दिस, SI है दुरस। चलो अब 3 डिग्री की बात करें बेटा, तो 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। पहले इसको पढ़ लो। ए 2 डिग्री अमाइन गिव्स एन इनसॉल्युबल N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो N से है, 2 अल्काइल लगे, तो N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये बना, जो कि इनसॉल्युबल इनकी वजह। क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर नहीं शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया, तो ये सॉल्युबल हो गया था, तो यहाँ पर सिस हो गया था। तो पहले सॉल्युबल था, फिर इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल, राइट। अब इसमें क्या है कि भैया अब 2 डिग्री है, तो अब 2 डिग्री है तो एक को काट दिया हमने ऐसे, तो पहले तो इन दोनों में एक दूसरे में मिले, सॉल्युबल हुआ, उसके बाद फिर इनसॉल्युबल इनके वजह, देखो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल। ओके, चलिए 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो देखो, ए 2 डिग्री अमाइन गिव्स एन इनसॉल्युबल N, डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड व्हिच रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या है, बेस। तो अगर आप इसमें बेस डालोगे तो ये अनअफेक्टेड होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब इसकी रिएक्शन आगे नहीं होगी। चलिए, ए 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना बेटा, H+ निकल रहा था। इसको ऐसे समझो, आप ऐसे समझ आता हूँ, यहीं पर बना दूँ अगर मैं इसको, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, देखो N है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R। आपको पता है R बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, PLG होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। हाइड्रोजन आसानी से निकल गया था, बट R उतने आसानी से नहीं निकल पाएगा, तो R नहीं निकलेगा बेटे। तो यहाँ से H+ निकला था, तो यहाँ माइनस आया था, तो R निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर बेटा माइनस आएगा नहीं, R+। माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पर बताओ बेटा, Cl माइनस निकला था, यहाँ प्लस आया था, तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया था कि नहीं बना लिया था, ये वाला प्लस और माइनस। तो यहाँ पर बेटा ये रिएक्ट ही नहीं कर पाया एट ऑल, तो देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज दिस R इज पुअर लिविंग ग्रुप। और भी समझेंगे इसको डिटेल में, इतनी बात समझ में आती है क्या बेटे? तो इसका मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्लियर? तो SIS वगैरह भी याद रख सकते हो बेटे। तो हमें एक से दूसरे में जाना होता है कुछ इस तरह से। अब अगर आप इसको चाहो तो हम आपको ऐसे बता सकते हैं कैसे। तो ये यहाँ पर जो SIS था, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, एक बचा। अब हमें एक से दूसरे में जाना है, यहाँ भी एक से दूसरे में ऐसे क्या जा रहे थे, यहाँ पे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ऐसे समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे मूव ही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब नो रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ से मूव किए, यहाँ से मूव किए, यहाँ से मूव किए। तो इस तरह से मैंने ध्यान रखा है। अब आप देखो कैसे आप ध्यान रख सकते हो। चलिए और डिटेल में समझते हैं इसको। हिंसबर्ग रिएजेंट आपका क्या है, देखो बेटा ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, PHSO2Cl भी लिख सकते हो। मैकेनिज्म आपको बता ही चुका हूँ कि भैया क्या हो गया, Cl माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, राइट राइट बेटे। और यहाँ पे NH2 है तो इसको एक H ऐसे लिख लो, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, और देखिए ये सॉल्युबल इन अल्कली बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। ये देखो इसके पास, बता चुका हूँ, आप समझ रहे हो बात को। 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो इसका एक H और इसका एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, NR2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि NR2 ऐड हो गया, नो एसिडिक हाइड्रोजन, सो नो सॉल्युबल इन अल्कली, इनसॉल्युबल इन अल्कली। और 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन नहीं हो रही, आपको बता ही चुका हूँ, रीजन भी समझा चुका हूँ। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या? सिंपल हो गया। सो दिस टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ये आपका क्या है बेटा, सल्फोनाइल क्लोराइड है, S डबल बॉन्ड O Cl। ये आपका SO2Cl2 जो है सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, और ये आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं इसको। सारी कहानी बता चुका हूँ। देखो यहाँ से 1 डिग्री अमाइन है, HCl निकलेगा, आपको ये कंपाउंड बनेगा, PPT बनेगा, है ना, नाम हम सब बता चुका हूँ। सॉल्युबल होता है एल्कली में, डाला तो सॉल्युबल बन गया, पोटेशियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। सारी कहानी। 2 डिग्री है तो यहाँ से ये देखो निकाल दिया हमने, ये बन गया बेटे PPT। ये PPT जो बना नॉट सॉल्युबल इन NH2, क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और इसके बाद इसके बीच की रिएक्शन होती नहीं। क्यों नहीं होती? बिकॉज दिस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। समझ में आ गया बेटा कहानी? एकदम क्लियर तरीके से, सब बढ़िया से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट हिंसबर्ग रिएजेंट। तो मुझे लगता है आपको हिंसबर्ग रिएजेंट बेटा बिल्कुल बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया जनाब, आपको समझ में आ गया। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, बड़ी गर्दा चीज़ हो जाती है बेटा। आप तो बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझ लेते हो। चलिए, तो अगर आप बहुत गर्दा तरीके से समझ लेते हो तो थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, और बात करते हैं आप किसकी, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट ऑफ अमाइन। मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल टाइप का दिखता है। मस्टर्ड ऑयल ना सरसों का तेल जो होता है उसकी तरह नज़र आता है जब रिएक्शन होता है, तो इसलिए इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोलते हैं। देखिए कैसे, देखिए जरा जनाब कैसे, जरा समझिएगा बात को। दिस इज टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन ओनली। चलिए 1 डिग्री अमाइन की बात करिए जाए। तो अब देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो माइनस, यहाँ पर प्लस आया, राइट। देखिए यहाँ पर है लोन पेयर, टूटा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आया। यहाँ पर है लोन पेयर, तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज बेटे क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आएगा, तो N और C के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। देखो N और C के बीच में एक बॉन्ड बना देखो C डबल बॉन्ड S वैसे ही है। एक बॉन्ड चूंकि टूट गया तो C सिंगल S बचा, और यहाँ पर देखो माइनस था तो ये माइनस आ गया। इतनी समझ गए। फिर ये जो C है और N के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर तो वहाँ प्लस आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, इंट्रा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये बेस का है, माइनस है तो बेस, और यहाँ पर H प्लस है तो H प्लस यहाँ चला जाएगा, H प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस बचेगा, और यहाँ पर SH हो जाएगा, और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। भाई H प्लस निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना बेटा, देखो इसको H लिख दो ऐसे, इसको तो ऐसे टूटेगा ये, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यहाँ पे NH बच जाएगा, H यहाँ अटैक कर देगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा जनाब, ये बन जाएगा। फिर जब हम इसका रिएक्शन HgCl2 से मर्क्यूरी क्लोराइड से कराते हैं तो HgS का ब्लैक पीपीटी मिलता है, HgS का ब्लैक पीपीटी मिलता है बेटे, और यहाँ पर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S मिलता है। दिस इज, इसकी जो स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है। ये आपका क्या है, N अल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट सल्फर। अगर यहाँ पर ऐसा होता RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O तो आपका N अल्काइल आइसोसाइनेट होता। अब चूंकि यहाँ पर ऐसा है तो आइसोथायोसाइनेट हो गया बेटे, याद है ना। इसकी रिएक्शंस भी हम लोगों ने आइसोसाइनेट की बहुत की हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल स्मेल होता है बेटा इसका, और ये कुछ इस तरह से। सो दिस इज टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन, पहचान जाओगे। चलिए नेक्स्ट बात करें, है ना। देखो ऐसे भी, और सो डिस्टिंग 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश करता है, 2 डिग्री 3 डिग्री को नहीं करता है। फिर से वही मैकेनिज्म बता ही चुका मैं। देखो ऐसे टूटा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस आया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस आया, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लिया। देखिए ये बना लिया, समझा चुका हूँ। H प्लस निकला था यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इंट्रा एसिड बेस हो गया। देखिए ये आ गया SH। HgCl2 कराया तो आइसोथायोसाइनेट या फिर मस्टर्ड ऑयल स्मेल मिल गया, या फिर इसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं, और यहाँ से HCl और HgS का ब्लैक पीपीटी निकल जाता है, ब्लैक पीपीटी है नहीं। सो प्राइमरी अमाइंस गिव्स मस्टर्ड ऑयल और पंजेंट स्मेल देता है, ठीक। 2 डिग्री अमाइन अगर होता तो, जैसे 1 डिग्री के लिए है, अगर मान लो 2 डिग्री अमाइन होता तो क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन होता तो क्या होता, क्या मस्टर्ड ऑयल मिलता, स्मेल मिलता, क्या पंजेंट स्मेल मिलता। चलो कर देते हैं। इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, फिर से लोन पेयर और ये प्लस एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, C सिंगल बॉन्ड S बचा, और माइनस है उस पर। देखिए एक एक करके समझो, और एक C डबल बॉन्ड S है, देखिए इधर है ना। अब ये C बचा, ये वाला C, और इस C के साथ N को लगाओ, तो C के साथ N को लगा दिया। लोन पेयर प्लस ने एक बॉन्ड बनाया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आया। चलिए इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस भी करा लो, तो यहाँ से निकला तो यहाँ पर ये H निकल जाएगा, मतलब ऐसे टूटेगा बॉन्ड, तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये इंट्रा एसिड बेस हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होकर ये बन जाएगा। जब आप इसका HgCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो कोई भी रिएक्शन होता ही नहीं है एक्चुअली में, तो यहाँ पर पंजेंट स्मेल नहीं मिलेगा, मस्टर्ड ऑयल स्मेल आपको नहीं मिलेगा। सो 2 डिग्री अमाइन डज नॉट गिव्स मस्टर्ड ऑयल और पंजेंट स्मेल, राइट, बिकॉज मस्टर्ड या फिर थायोआइसोसाइनेट इज नॉट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो बेटा HgCl2 जब आप यहाँ पर ये देख रहे हो ये चीज़ यहाँ पर, तो जब आप HgCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे ना, तो आपको थायोसाइनेट मिल रहा था कि नहीं मिला, तो मिलेगा ही नहीं, तो आपको पंजेंट स्मेल मिलेगा ही नहीं, आपको मस्टर्ड ऑयल स्मेल मिलेगा ही नहीं। आप 3 डिग्री की बात कर लें अगर, तो या 3 डिग्री की बात करो तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा इसके बीच में, है ना। इट हैज़ नो हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं। तो यहाँ तक जब जैसे मान लो ऐसे यहाँ तक आपने जोड़ भी लिया, फिर आपका क्या होगा, इंट्रा एसिड बेस भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। सो इट हैज़ नो हाइड्रोजन, सो नो स्टेबलाइजेशन ऑफ कंपाउंड स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा आफ्टर रिएक्शन विथ CH2। सो फाइनली नो रिएक्शन, मतलब अगर चाहो तो रिएक्शन कर लो, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस यहाँ प्लस कर लो, और इस लोन पेयर को यहाँ पर अटैक भी करा लो, चलो करा लो, आप बना देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है आपको। S माइनस डबल बॉन्ड S कर दिया यहाँ पर, लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर N, यहाँ पर प्लस आ गया, उसके पास 3 R लगे हैं, 3। अब बताओ बेटा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चार्ज्ड है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल क्यों होना चाहिए, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं देयर इज नो रिएक्शन, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं देयर इज नो रिएक्शन, अल्टीमेटली देयर इज नो रिएक्शन। बताओ बेटा कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या, अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले आप, कहानी समझ में आ रही है क्या, आ रही है ना, बहुत अच्छी बात हो जाती है ये तो। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्या है, हॉफमैन मेथड और हॉफमैन टेस्ट की बात करते हैं। ऐसे नहीं रिएक्शन होती है ये अमाइन के केस में, और इस बात को भी तगड़े से समझा जाए बेटे। चलिए समझा जाए,
चलिए देखिए बात किया जाए भाई। तो ये रहा आपके सामने जनाब, है ना, ये वाला तो हम लोग कर चुके हैं ना, ये रहा आपके सामने जनाब, ये रहा हॉफमैन मेथड या हॉफमैन टेस्ट। अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, इस कंपाउंड पे अगर आप नज़र डालें, इस पे नहीं, इस पे, तो आप देखो यहाँ पर ये क्या होता है बेटे, ये कंपाउंड ज़रा बताना क्या होता है, ये कंपाउंड ज़रा बताना, क्या ये ऑक्जेलिक एसिड होता है? यस बिल्कुल होता है, एकदम जनाब बिल्कुल ऑक्जेलिक एसिड ही होता है ये। और अगर हम इस H को रिप्लेस करके यहाँ पे ET ले आएँ तो क्या ये बन जाएगा, जरा देखो, तो डाईइथाइल ऑक्जेलेट, क्या बन गया ये, डाईइथाइल ऑक्जेलेट। तो इसको हम भी और भी क्या बोलते हैं, दिस इज ईस्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। कैसे, ये भी समझाते हैं ईस्टर कैसे हुआ। देखो आप ऑक्जेलिक एसिड ले लो, आप समझें हर चीज़ को भाई जनाब, आप समझें क्या ये एसिड है, यस। अच्छा ईस्टर होता क्या है कि जब हम एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तभी तो ईस्टर बनता है ना बेटे, तभी तो ईस्टर बनता है ना। आपने इसका रिएक्शन ETOH से करा दिया, देखिए ETOH से, तो एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलता है, पता है ना बेटा, एसिड से OH निकलता है। और देखो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल गेट दिस वन, नहीं मिल जाएगा क्या, तो एसिड था, ये अल्कोहल था, तो ये आपका ईस्टर हो गया, ईस्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ईस्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कि क्या है, डाईइथाइल ऑक्जेलेट है, डाईइथाइल ऑक्जेलेट है बेटे। चलिए अब क्या होगा जनाब, देखिए गौर फरमाइए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 डिग्री अमाइन की बात हम करने जा रहे हैं। अब हम 1 डिग्री अमाइन की बात करने जा रहे हैं बेटे, तो जरा गौर फरमाइएगा एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर RNH2, एक समझाता हूँ मैं आपको लिख के पूरा अच्छे से। एक को हम ऐसे लिख लें HNH+R लिख सकते हैं, चलो दूसरा भी लिख लेते हैं HNH+R। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये अगर ऐसे टूटा, लिविंग ग्रुप है, माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये ऐसे टूटा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। बेटा आपको नहीं लग रहा क्या होने वाला है, क्या कांड होने वाला है, समझ गए? इस प्लस पर क्या ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा, इस प्लस पर क्या ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा। तो देखो प्लस और माइनस, तो NHR आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, NHR आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों जगह NHR आ गया। थोड़ा खिचड़ी जैसा लग रहा है, आप इसको नोट कर लोगे ना, मैं इसको हटा दूँ, पॉज करके आप चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट कि और अच्छे से चीज़ें हमें समझ में आ जाएँ। चलिए हो गया क्लियर। तो जब ये आपने ये कराया, जब आपने ये कराया तो देखिए ETOH निकल गया और ये बन गया डाईइथाइल ऑक्सामाइड, सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। बोलो अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो देखो 1 डिग्री में सॉलिड बना, 2 डिग्री की बात करें बेटे तो 2 डिग्री की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 2 R आ गए। अभी तक एक ही R था, यहाँ पर देखो एक ही R था यहाँ पर, और एक R था, मतलब इसको ऐसे लिखो तो एक H था और एक इसके पास R था। तो R वैसे बल्कि होता है, अभी एक ही ग्रुप है, बट जब आप इसका कराओगे तो बेटा सिमिलर मैकेनिज्म होगा। यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। चलो जोड़ लो तो NRR आ जाएगा। अब होता क्या कि ये जो 2 ग्रुप R लग गए, इसमें 2 R आ गए, बहुत बड़े बल्कि ग्रुप होते हैं बेटे। इस बल्कि ग्रुप की वजह से जो दूसरा अमाइन 2 डिग्री अमाइन का दूसरा पार्टिकल वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो आपका सिर्फ यही बन जाता है। सो ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउड, है ना, दिस पार्ट, ये पार्ट है ना, कुड नॉट रिएक्ट विद 2 डिग्री अमाइन। बहुत ज़्यादा स्टेरिक इंडेंस हो जाता है, कुछ इस तरह से पूरा घेर लेता चारों तरफ से, तो फिर ये वाला पार्ट यहाँ घुस नहीं पाता है। इसको बोलते हैं ऑक्जेमिक एस्टर। क्या बोलते हैं, ऑक्जेमिक एस्टर, एंड दिस इज लिक्विड। तो अगर 1 डिग्री अमाइन है तो सॉलिड देगा हॉफमैन टेस्ट में, 2 डिग्री अमाइन है तो बेटा क्या देगा, लिक्विड देगा। ठीक है, ओके। चलो और समझाएं आपको हम, अभी हम और समझाएंगे आपको। अगर 3 डिग्री की बात करें बेटे तो हो क्या रहा था, जब हमने 1 डिग्री लिया था तो R ऐसे लिख लिया था, RNH माइनस H+ निकाल दिया था, यहाँ पे अटैक करा दिया दोनों जगह 1 डिग्री। जब हमने 2 डिग्री की बात की तो HNH लिखा था इसको, सॉरी 2 डिग्री में हमने क्या किया था, HN और 2 R थे यहाँ पर, ये प्लस और ये माइनस, एक यहाँ पे अटैक कर गया था, ये निकल गया था बाहर, और फिर स्टेरिक क्राउड की वजह से दूसरा नहीं कर पाया था। अब भैया एक चीज़ बताओ, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो निकले। और ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। जो आपका जो अल्काइल होता है CH3- या फिर R-, ये जो एनायन होते हैं अनस्टेबल एनायन होते हैं काफ़ी, ये मतलब बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये आसानी से नहीं निकल पाएंगे। जब ये आसानी से निकल नहीं पाएंगे बेटा तो यहाँ पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। और मान लो गलती से अटैक भी कर लिया, आप बोलोगे सर ये लिविंग ग्रुप अच्छा ये वाला निकल गया, प्लस ये माइनस, ये प्लस लोन पर एक बॉन्ड बना सकता है। आपने बोला सर ये हो सकता है, सर ये हो तो सकता है, अरे हो सकता है तो करके देखो फिर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा,
आर आर और यहाँ प्लस आएगा। भैया ये इतने बड़े बड़े ग्रुप इसको इतना ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा कि वापस इसको यही रहना, इसी फॉर्म में रहना पड़ेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी बना रहेगा। भाई देखो ना, ऐसे अगर आपने ऐसे किया तो जरा देखो, एन को किया, यहाँ पर देखो लोन पे तो प्लस था, आर आर आर, यहाँ पे चलो ओ ई टी रहा, तब भी ये अनस्टेबल है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे बहुत बड़े स्टेरिक क्राउड भी है। तो इट हैज नो हाइड्रोजन विच कैन स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, तो स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा बेटे ये। सो 3 डिग्री अमाइन नॉट सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब ऐसे नहीं रिएक्शन नहीं देते हैं, ये नहीं देते। तो 1 डिग्री है तो सॉलिड दे देगा बेटे, 2 डिग्री है तो आपका क्या लिक्विड दे देगा, 3 डिग्री में कोई आपको सेंस मिलेगा ही नहीं, कोई सेंस आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप पॉइंट टेस्ट था, जरा देख लो एक बार फटाफट। तो आपने देखो वही किया, एक बार फिर से देख लो। होफन रिएजेंट आप इसको बोलते हो ना, डाइथाइल, देखो ना ऑक्जिलेट है कि नहीं, डाइथाइल ऑक्जिलेट, ईस्टर है, ईस्टर ऑफ ऑक्जिलिक एसिड है ये, सॉफ्टन रिएजेंट है। इसका 1 डिग्री से आपने रिएक्शन कराया तो आप ऐसे भी लिख समझ सकते हो, मैंने तो पूरा मैकेनिज्म समझाया। ये देखो RNH2 है ना, 1 डिग्री यहाँ से निकला, यहाँ से निकाला, तो देखिए ये बन गया, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है जनाब, सॉलिड। दूसरा देखो 2 डिग्री से कराया तो देखो यहाँ से RNH2 था, यहाँ से ये निकाल दिया। अब यहाँ पे स्टेरिक क्राउड की वजह से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाया, ये लिक्विड है आपका, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस पार्ट विल नॉट रिएक्ट विथ 2 डिग्री अमाइन। ये लीजिए, ये भी समझ में आ जाती है आपको बात। आप 3 डिग्री की बात करें तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो इट इज मेथड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में सॉलिड पीपीटी मिल जाएगा आपको, 2 डिग्री अमाइन में लिक्विड मिलेगा, 3 डिग्री अमाइन नो रिएक्शन। बताओ बेटे, केमिकल टेस्ट बढ़िया गर्दा से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अमाइन के? आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से आपको बताता चला जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये अमाइन के केमिकल टेस्ट कंप्लीट कर लिए बेटे हम लोगों ने, सारे जितने भी टेस्ट हो सकते थे। और जो मैंने आपको बताया था सालू कार में नहीं लेटो, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट था, सालू से सॉल्युबिलिटी टेस्ट था, कार से कार्बाइन अमाइन टेस्ट था, नहीं में एन जो था नाइट्रस एसिड टेस्ट था, और HI में जो था वो आपका क्या, नहीं HI हिंजबर्ग टेस्ट था, लेटो में लिटमस टेस्ट था। वो सारे के सारे टेस्ट बेटे हम लोगों ने कर लिए कि नहीं कर लिए। नाइट्रस एसिड टेस्ट में ही हमने एजोडाइट टेस्ट देखा था, जो कि 1 डिग्री के लिए बात हो रही थी, एरोमेटिक अमाइन की बेसिकली। तो 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करता है, ये ऑयली लेयर बनता था वहाँ पे। तो ये सारे टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए बेटे। बोलो कहानी एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब फाइनली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या यूजेज ऑफ अमाइन, अमाइन के क्या क्या यूजेज हैं, है ना। बहुत सिंपल है, एक बार देख लो जरा सा, सिंपल पढ़ लेते हैं। द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो बनता है ऑफ लॉन्ग चैन एलिफेटिक अमाइन, तो एलिफेटिक अमाइन का जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, सो द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन एलिफेटिक अमाइंस आर यूज्ड एज डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ करते हैं। किसमें बेटा, डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, राइट। लो मोलिकुलर मास एलिफेटिक अमाइंस आर यूज्ड एज रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत ज़्यादा रिएजेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, एंड एज एन इंटरमीडिएट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं। एनिलीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, आपने देखा था डाई बनी थी कि नहीं बनी थी, डाई इंटरमीडिएट्स एंड सल्फर ड्रग्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अमाइंस के बहुत सारे यूजेज हैं बेटे, बहुत सारे यूजेज हैं यहाँ पर अमाइंस के। तो बेटा बताओ क्या अमाइन चैप्टर डिटेल में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक चीज़ आपको और बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या देखना है आपको बताओ बेटा। आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको हेम देखना है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन देखना है, और दूसरा आपको कोप रिएक्शन देखना है। ये जरूर देख लेना बेटे, ये जरूर देख लेना, और इसको देखने के बाद फिर आप अमाइंस के क्वेश्चंस को ट्राई करना, और आपका यहाँ से बेटा कंप्लीट होता है अमाइन चैप्टर पूरा का पूरा। सो अमाइन चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू सो मच, है ना। हम लोगों ने अमाइन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, पर्टिकुलर चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, बोलो बेटे, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा आपने एंजॉय किया होगा। आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम आपको बताएंगे कुछ दिनों में, आपको हम या बहुत जल्द ही उसका अपडेट देंगे, और हम नए पार्ट की शुरुआत फिर आगे और करेंगे, ठीक है। टिल देन बेटा आप खूब पढ़ें, खूब लिखें, है ना। थैंक यू सो मच बेटा, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें बेटे, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले आपको। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।